कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जूता कांड हुआ था। कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ जिन्होंने जूता फेंका उसका महिमा मंडन किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पे बकायदा इंटरव्यू दे रहे थे भावना और उन्होंने कहा, क्या वाकई जुडिशरी स्वतंत्र है या उस पर सरकार का दबाव है? अभी हाल ही में एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होना था छत्तीसगढ़, लेकिन ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद। और ये भी खबर आई कि इस पर सरकार के दबाव की वजह से ये तबादला इस तरह से हुआ। क्या है मामला? 14 जजों का मामला है। पिछली बार कोलिजियम जब बैठा था उसमें मुहर लगी थी, लेकिन अभी तक जो खबर छन के आई है जुडिशरी की ओर से ही खबर छन के आई है कि सरकार का दबाव है जुडिशरी पर। चर्चा होगी आज कोलिजियम पर और सरकार की भूमिका पर कि वाकई जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि सरकार के दबाव में काम करना पड़ता है। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार भी, संपादक भी और कानूनविद भी। चलते हैं जरा क्या है मामला और समझने की कोशिश करते हैं, न्यायपालिका की स्वायत्तता को भी, ऑटोनॉमी की भी समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। देखिए सर, जबलपुर माने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के ट्रांसफर को लेके एक बार फिर कॉलेजियम और जो कॉलेजियम ने जिस तरह जो है वो चीज़ों को सार्वजनिक की कि सरकार ने अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ का ट्रांसफर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, उसको कॉलेजियम ने मान लिया। इससे कुछ बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। जी बदनामी के लिए कहा जाता है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ जज जज का अपॉइंटमेंट करते हैं कॉलेजियम प्रणाली द्वारा, जबकि ये कभी हुआ करता होगा, लेकिन अब ये पूरी तरह गलत है। क्यों? क्योंकि जिस जज का ट्रांसफर हुआ है, ये जज साहब बहुत ईमानदार जज माने जाते हैं या नहीं है मैं नहीं जानता। हम्म, इनकी लड़की जब प्रैक्टिस करने आई तो इन्होंने जो है लिख के दिया कि मुझे जो है मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि मेरी लड़की जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जो है कदम रख रही। इनका जम्मू कश्मीर ट्रांसफर हो गया और जम्मू कश्मीर से 1 साल बाद इनको फिर मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया। अब इन्होंने कई ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर जो है अपनी उंगली रख दी जो सरकार के लिए किरकिरी बनी। तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि मध्य प्रदेश से इनका छत्तीसगढ़ ट्रांसफर क्यों हुआ। फिर दूसरा सवाल है कि सरकार ने अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ नहीं, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट इनका संशोधन करके इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए, तो फिर उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ। अब मध्य प्रदेश में ये दूसरे नंबर के सबसे सीनियर माने चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जजों में इनकी गिनती थी। मतलब अगर मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस हटते तो उसके बाद यही या तो बन इनको कार्यवाहक बनाना पड़ता या इनको चीफ जस्टिस में प्रमोट करना पड़ता। लेकिन अब हुआ क्या, सरकार ने अनुरोध किया था कि छत्तीसगढ़ के बजाय उत्तर प्रदेश, जहां सीनियरिटी में वो 7वें नंबर पर होते, भेजा जाए, और वहां उनको भेज दिया गया कॉलेजियम की ओर से। जबकि छत्तीसगढ़ में वो 3 पर होते और कॉलेजियम का हिस्सा बनते। यहाँ वो 7वें नंबर पर रहेंगे तो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं बनेंगे, 3 जज कॉलेजियम बनता है। तो कहने का मतलब जजों की नियुक्ति में भी इनकी कोई भूमिका नहीं यहाँ छत्तीसगढ़ में होती और इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि मैं जब पीछे की ओर मुड़ करके देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि कॉलेजियम कहने के लिए जो है कि जज जज का नियुक्ति करते हैं, जबकि कॉलेजियम की सारी नियुक्ति सरकार के मर्जी पर होती है। जिसको चाहती है नियुक्त करती है, जिसको चाहती है रोक देती है। और इसी तरह सरकार के इशारे पर जजों का जो है वो चुनाव होता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट। अब सरकार ही तय करती है कॉलेजियम के साथ मिलकर के कि किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, क्योंकि जो स्थानांतरण किए जाते हैं वो आम तौर पर कुछ तो हो सकता है कि दंडात्मक हो, किसी की कोई शिकायत हो, कुछ स्थानांतरण इस तरह किए जाते हैं कि जो सरकार के अनुकूल नहीं है, वो कल कालांतर में किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न बनने पाए, इसलिए उनको ऐसे सीनियरिटी वाली जगह पर भेजा जाता है जहां वो सीनियर से जूनियर हो जाते हैं। तो एक तो कॉलेजियम में भी नहीं आते और फिर उनकी नियुक्ति भी नहीं होती।
अब है क्या कि सरकार जो कॉलेजियम नाम भेजती है, सरकार उसमें कुछ पे तुरंत मोहर लगा देती है, कुछ को दबा के बैठी रहती है। तो होता ये है कि जिसमें तुरंत मोहर लगता है वो सरकार की मर्जी के जज होते हैं, और जो दबा के बैठी रहती है तो कॉलेजियम उसमें बीच बीच में कभी ये सर्च करता है कि हमारे भी कुछ लोग हो जाए, उनका नाम भेजता है, वो सरकार के मन अनुकूल नहीं होते तो सरकार उन पर जो है वो क्या कहते हैं पलथी मार के बैठ जाती है। बहुत कहने पर सुनने पर वो या तो वापस करती है, दोबारा जाता है तो भी नहीं करती। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो चंद्रचूड़ के जमाने में जो भेजे गए थे सौरभ कृपाल जी, जो सेक्स ओरिएंटेशन के मामले में, जिनको कहा जाता है कि वो गे प्रवृत्ति के हैं, उनका जो है उनकी नियुक्ति नहीं हुई, और उनकी नियुक्ति नहीं हुई, दोबारा भी नाम भेजा गया तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी, वो ठंडे बस्ते में पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है फाइल। इस तरह के तमाम मामले हैं। तो ये कहना कि जो है कॉलेजियम स्वतंत्रता पूर्वक जज जज की नियुक्ति करते हैं, पूरी तरह गलत है। दूसरी बात, कॉलेजियम में 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हो या हाई कोर्ट कॉलेजियम। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 जो सीनियर मोस्ट आज की डेट में जज जज हैं वो है मिस्टर गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सूर्यकांत नंबर 2, और नंबर 3 पर विक्रमनाथ है। सूर्यकांत जो है इसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके बाद विक्रमनाथ का नंबर। ये 3 जज हैं। और जिस तरह की नियुक्ति हो रही, जिस तरह ट्रांसफर का प्रपोजल हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में ही इनका मध्य प्रदेश से कौन सा जो है ट्रांसफर क्यों हुआ, ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेजियम किस तरह सरकार की मिली भगत से काम कर रहा है। और जब कभी स्वतंत्रता पूर्वक 2-4 नाम का निर्णय लेता है तो सरकार का मनोनुकूल अगर वो नहीं होता तो सब सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है, या सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्ति में सरकार विलंब करती है ताकि सीनियरिटी प्रभावित हो जाए, जूनियर सीनियर हो जाता है, सीनियर जूनियर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट जाने वाला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस डेट से नियुक्ति होती है उस डेट से सीनियरिटी गिनी जाती है, ये नहीं गिना जाता कि इसके पहले ये सीनियर था कि जूनियर था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो हाई कोर्ट में सीनियर जज है, सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों के बाद उनका नाम आता है, और जूनियर जजों के बाद वो शपथ कराते हैं तो वहां जो है क्या कहते हैं वो जूनियर जो है सीनियर हो जाते हैं, सीनियर जो है जूनियर हो जाते हैं। पूरी तरह सरकार की मर्जी चलती है और कॉलेजियम उसके इशारे पर नाचता है। ऐसा अतुल जस्टिस अतुल श्रीधरन के मामले से क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब 14 अक्टूबर को कॉलेजियम की बैठक में सरकार द्वारा की गई पुनर्विचार मांग पर विचार करते हुए निर्णय लिया कॉलेजियम ने कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की जाती। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि पहले कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया। अब सवाल है कि कौन सी शिकायत थी जिसके कारण अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा था? क्योंकि वहां वो यहाँ वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर थे और वहां वरिष्ठता में 3 जजों में तीसरे नंबर पर हो जाते, तो वहां भी एक पद की अवनति ही उनकी होती। अब इलाहाबाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ 7वें नंबर के जज हैं वो। अतुल श्रीधरन को जम्मू कश्मीर से तब ट्रांसफर कर दिया गया था जब वो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले। क्यों? क्योंकि वो जस्टिस जो है वो अतुल श्रीधरन उदारता का रुख रखते हैं, और आमतौर पर उनको कहा जाता है कि ये जस्टिस मुरलीधरन के पद चिन्हों पर, जस्टिस मुरलीधर के पद चिन्हों पर चलने वाले जज हैं। जेनविन चीज को जेनविन कहते हैं और गलत चीज को गलत कहते हैं। तो ये आज के समय में ये बड़ा गड़बड़ है आपको बता। अब भाजपा के विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के कारण जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी उनका ट्रांसफर किया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण एक ऐसा विषय है जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली पर फिर से सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश में 2 नंबर के न्यायाधीश रहे श्रीधरन ने सोफिया कुरैशी के अपमान के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक साहसिक कदम उठाया था, जिसके बाद उनका स्थानांतरण हुआ। कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन के स्थानांतरण की सिफारिश क्यों की? श्रीधरन ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा सफिया कुरैशी के अपमान के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, जो एक संवेदनशील मुद्दा था। इससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई थी। मोदी सरकार ने स्थानांतरण के स्थान पर पुनर्विचार इसीलिए मांगा ताकि वो जो है वो कॉलेजियम से भी बाहर हो जाए और 7वें नंबर के जो है क्या कहते हैं जज बने। कॉलेजियम सरकार के अनुरोध पर सहमत हुआ। इसका मतलब है कि उन्हें मध्य प्रदेश से हटाना चाहते थे, किसी विशिष्ट हाई कोर्ट में भेजने की मंशा नहीं थी। यह सवाल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्णय प्रक्रिया पर ऐसा
सवाल उठाता है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है। इसका उत्तर सिर्फ ये है कि सरकार के इशारे पर कॉलेजियम काम करती है, सरकार के इशारे पर नाम भेजा जाता है, सरकार के इशारे पर उनके नाम का सिलेक्शन होता है। सरकार उसमें भी जिसको चाहती है तुरंत नियुक्त कर देती है, जिसको चाहती है लटकाए रहती है, जिसको चाहती है रिजेक्ट कर देती है। और ये जो नियुक्त करती है और लटकाए रहती है, इसमें भी सीनियरिटी और जूनियरिटी प्रभावित होती है। सत्ता के आगे सुप्रीम कोर्ट इस कदर बिका हुआ है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले एमपी के मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने वाले एक ईमानदार जज को आज इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। ये उसी कॉलेजियम का फैसला है जो जज बनाने में बाभन ठाकुर बनियों को चुनता है बगैर बैकग्राउंड देखे, सत्ता के इशारे पर, चाहे वह बीजेपी के प्रवक्ता ही क्यों न रहा हो। ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलितों का खुलेआम उनका जो है उनके जो है उल्लंघन होता है और उनके जो है वो किसी भी उसका जो है पालन नहीं होता। कोई छौके के रूप में नियुक्त कर लिया जाए बस कहने के लिए कि साहब एक ये दलित जज है या ये बैकवर्ड जज है या ये वो है, नहीं तो ज्यादातर तो बाभन और बनिया होते हैं, ठाकुर भी उसमें बहुत कम जज होते हैं। ये वही जज हैं जिन्होंने एमपी में जातिगत अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। करप्शन के दलदल में गले तक न्यायपालिका में कुछ दिलेर जज ही बचे हुए हैं जिनमें उनका भी नाम है। अब उनका भी हौसला टूटने लगा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के मौके की परवाह न करते हुए इंसाफ और मजलूमों को कानूनी संरक्षण देने का रास्ता चुना था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर से उनको फिर मध्य प्रदेश भेजा गया। जस्टिस श्रीधरन को 2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इससे पहले एक वकील के रूप में उन्होंने इंदौर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले 5 साल तक वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में प्रैक्टिस की थी। 2023 में उन्होंने स्वेच्छा से मध्य प्रदेश से बाहर स्थानांतरण की मांग की थी, यह कहते हुए कि उनकी बेटी इंदौर में अपना प्रैक्टिस शुरू करेगी। इसके बाद उनका तबादला जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में कर दिया गया। 2025 में वो वापस मध्य प्रदेश आ गए। श्रीनगर में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस श्रीधरन ने निवारक निरोध मामले में न्यायिक जांच को और अधिक व्यापक बनाया और जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कई मामलों को रद्द कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीधरन उस खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने मीडिया में आई उन रिपोर्टों के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी की थी। इस मामले में अदालत ने सुनिश्चित किया था कि राज्य पुलिस द्वारा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। गौरतलब है कि तब मंत्री ने कहा था कि भारत में पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उनकी ही बहन, उनकी समाज की बहन के जरिए सबक सिखाया है। विजय शाह की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और अदालत ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस सलू श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने दमोह जिले में ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति को पैर पीकर पानी धोने के लिए मजबूर करने की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। इस अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा था कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक अशांति और हिंसा फैल सकती है। इस मामले में सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जाति हिंसा और भेदभाव भाव की घटनाएं बार बार आ रही हैं। यही वह राज्य है जहां एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने एक आदिवासी पर मूत्र त्याग किया था और तब मुख्यमंत्री ने उस पीड़ित का पैर धोकर माफी मांगी। अदालत ने इस घटना को गहरा जातीय भेदभाव और मानवीय गरिमा पर गंभीर हमला करार दिया और पुलिस को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 133 तथा धारा 196(2) के तहत कड़े अपराध जोड़ने का निर्देश दिया। अदालत ने वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे सभी लोगों पर रासुका लगाने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि पीड़ित को भीड़ ने घेर लिया और उसे आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया, वह जबरदस्ती धमकी का मामला है। तो सवाल इस बात का है कि अब ऐसी इसके बाद अब संविधान के अनुच्छेद 222 में वैसे तो मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कार्यपालिका न्यायाधीश को स्थानांतरित कर सकती है, लेकिन केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। समय समय पर ऐसे प्रस्ताव आए हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय की संरचना का एक तिहाई हिस्सा दूसरे न्यायालयों राज्यों के न्यायालयों में होना चाहिए। अब सजा के रूप में भी स्थानांतरण होता है।
जैसे इनको यही सब संज्ञान लेने के कारण स्थानांतरण हुआ, तो ये कोई जनरल स्थानांतरण तो है नहीं। न उनके पद को इनहेंस करने के लिए स्थानांतरण है कि कहीं उनका स्थानांतरण किया जाता जहाँ की चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं और सीनियरिटी में उनके बाद होते, तो उनका नंबर जो है वो कार्यवाहक न्यायाधीश में लग जाता, फिर वो चीफ जस्टिस ही बन सकते थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। ये तो सीधे सीधे दंडित करने का है कि वो मुख्य न्यायाधीश बन ही ना पाए, और मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी एलिवेशन का भी मामला जो है गड़बड़ा सकता है। अब यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सकल चंद हिम्मत लाल सेठ 1977 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस विचार को खारिज कर दिया था कि हाई कोर्ट के जजों को उनकी सहमति से ही स्थानांतरित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि सत्ता का हस्तांतरण केवल सार्वजनिक हित में ही किया जा सकता है। दूसरे राष्ट्रपति का दायित्व तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना है, जिसका अर्थ है सभी प्रासंगिक तथ्य भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाने चाहिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायाधीशों अन्य लोगों से आके तथ्यों को जानने का, पता लगाने का अधिकार और कर्तव्य है। एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति, जिसे न्यायाधीशों के स्थानांतरण मामले और बाद में प्रथम न्यायाधीशों के मामले के रूप में भी जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक बार इस मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला। अन्य मुद्दों के अलावा उसे दो मुख्य न्यायाधीशों के तबादले और की वैधता के साथ साथ कानून मंत्री के परिवर्तन पर भी विचार करना था, जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि सभी उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों से किसी अन्य उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उनकी सहमति मांगी जा सकती है और 3 वरीयताएं बताई जानी चाहिए। मंत्री का तर्क था कि इस तरह स्थानांतरित राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देंगे और जाति, रिश्तेदारी और अन्य स्थानीय संबंधों से पैदा होने वाली संकीर्ण परिस्थितियों से बचने में मदद करेंगे। बहुमत ने फैसला सुनाया कि नियुक्तियों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश का से परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। वास्तव में इसने नियुक्तियों और स्थानांतरों के मामले में कार्यपालिका के प्रधानमंत्री की प्रधानता पर जोर दिया। हालांकि द्वितीय न्यायाधीश मामले जो 1993 में हुआ, इस स्थिति को खारिज कर दिया था। वहां था कि सलाह का मतलब सहमति। अब इन परिस्थितियों में ट्रांसफर हो रहा है, तो आप ये बताइए कि कॉलेजियम स्वतंत्र है या सरकार की गुलाम है या सरकार के इशारे पर काम कर रही है? और कॉलेजियम सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है जजों की नियुक्ति के लिए। तो आप सोचिए कि जो है जो फैसले हो रहे हैं उसमें सरकार की कितनी सहमत या असहमत दबाव चल रहा होगा। और जब तमाम फैसलों पर आप निगाह निगाह डालेंगे, जो है जस्टिस दीपक मिश्रा से लेके अब तक, तो चाहे चीफ जस्टिस रहे हों लोग या सीनियर जज रहे हों या और जज रहे हों, तमाम फैसले, अब जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसलों को आप क्या कहेंगे कि उन्होंने आज तक सरकार के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल फैसला ही नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर भी हो गए। तो इस तरह की सब चीजें हैं सर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉलेजियम स्वतंत्र नहीं है। कॉलेजियम जबरदस्ती जजों पर एक लांछन लगाने का उपाय बना हुआ कि जज ही न जज की नियुक्ति करते हैं। वास्तव में सरकार जिसको चाहती है उस कॉलेजियम उसी के नाम की सिफारिश करता है, और कभी अगर अपने तरफ से कोई नाम की सिफारिश किया तो सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी। और इस तरह के तमाम लोग हैं जिनको सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर न ट्रांसफर किया न नियुक्ति दिया। जी। उसमें लेकिन पहली बार है कि कोलेजियम ने ही सरकारी दबाव पर आपत्ति जताई है, नाराजगी व्यक्त अब की है। उन्होंने इसको ऐसा पब्लिक कर दिया है, वरना ये पब्लिक नहीं होती। अब आखिर जब सरकार ने अनुरोध किया कि इनको वहां से वहां भेज दिया जाए, तो ये तो हम कह रहे हैं ना कि वो 7वें जज हो गए, वरिष्ठता के वहां तीसरे जज हो गए। कॉलेजियम ने तो जब भेजा तो कुछ कॉलेजियम में शर्म रही होगी। हालांकि कॉलेजियम ने पहली बार ही मध्य प्रदेश से क्यों छत्तीसगढ़ भेजा, इस पे सवाल नहीं है कि आखिर क्यों भेजा। वो तो सरकार ने कहा कि जब आप ट्रांसफर कर ही रहे तो वहां से वहां कर दीजिए, उसको भी मान लिया। आखिर कॉलेजियम ने ही उनको छत्तीसगढ़ क्यों भेजा, इससे सवाल है कि नहीं है, ये बताइए। अच्छा, एकदम एकदम एकदम। ये तो है नहीं कि ये सब संज्ञान लेने के पहले कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर किया था। और कॉलेजियम ने जब जम्मू कश्मीर से उनको वापस भेजा तो मध्य प्रदेश के बजाय किसी और भी हाई कोर्ट में भेज सकती थी, मध्य प्रदेश ही फिर क्यों भेजा था? ये सब सवाल है सर। ये सारे सवाल इस बात को इंगित कर रहे हैं कि कॉलेजियम सरकार के दबाव में काम कर रही है और झूठ मूठ में बदनामी का एक सेहरा कॉलेजियम ने ओढ़ रखा है कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करती है। एक्चुअली सरकार नियुक्ति करती है, जिसका चाहे ट्रांसफर, जिसके, और फिर कॉलेजियम के पास ऑल इंडिया वरिष्ठता सूची होती है जजों की, और उससे कॉलेजियम जो है वो पहले ही जान जाती है कि कौन जज चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नहीं बनेगा, और कहाँ के जज उससे सीनियर हैं, कहाँ के नहीं सीनियर। तो तमाम स्थानांतरण
इस तरह से होते रहे हैं जिसमें जूनियर जज सीनियर बन जाता है और सीनियर जज जूनियर बन जाता है। जी। ये ये भी शुद्ध खेल। बेईमानी है। ये हुँ, शुद्ध बेईमानी है, आपसे बता रहा। ये शुद्ध जो है वो क्या कहते हैं कदाचार है। ये ईमानदारी नहीं है, ये जी। पारदर्शिता नहीं है। जी। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन जितने बड़े-बड़े संस्थाएँ होती हैं, बड़े-बड़े पेच वहाँ पर बड़े-बड़े खेल होते रहते हैं और न्यायपालिका में इस तरह से सरकार का हस्तक्षेप है, तो सोचिए, तो जन सरोकार के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उसपे किस तरह का फैसला ले सकती है? क्या वाक़ई न्यायपालिका स्वतंत्र सोचने का विषय है? कोलिजियम के नाम पर बदनामी अलग से लेती है, आम जनता समझती है कि कोलिजियम अपॉइंट कर रहा है, लेकिन कोलिजियम जो नाम रिकमेंड करती है, अगर सरकार की इच्छा के अनुरूप हो, तो अपॉइंटमेंट होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं, नहीं तो सरकार अपनी इच्छा से भी काम करवा लेती है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाथ। थैंक यू सर।